सकता है। बात समझ में आती है? इसके बाद में अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। इस टॉपिक को अब हमें समझना है, इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और उसके बाद में हमारा पूरा इंडेज कंप्लीट। इसके बाद में आपका देखो कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। आइए चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को मैं आपको ना एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि इस टॉपिक में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, उसके बाद में फिर हम अपने नोट्स पर आएंगे। आइए, चेंज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी। सर इस टॉपिक में आप क्या पढ़ाने वाले हो? इस टॉपिक में सिंपल ये बताने वाला हूं कि जब मैंने अपनी एसेट को मान लो परचेज किया, ठीक है, सिंपल पीपी वर्ड यूज कर लेते हैं। मैंने मान लो पीपी को परचेज किया, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम लॉजिकली, सारी बातें बिल्कुल लॉजिकली समझते जाएंगे। मैंने पीपी को परचेज किया 1,00,000 रुपए का, ठीक है, और जो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी थी, डीकमीशनिंग लायबिलिटी, फ्यूचर में 10 साल के बाद इसको डिमोलिश करना था और उसमें 10,000 रुपए खर्चा आएगा। मतलब जो मुझे डिमोलिश करने में 10 साल के बाद खर्चा आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपए। ठीक है, ये सर कैसे आई? तो भाई ये वही एस्टिमेशन करके आई होगी कि भाई आपका जो है फ्यूचर में कितना कितना खर्चा होगा, लेबर कितना पैसे लेगी, इन्फ्लेशन का इफेक्ट दिया होगा, उसके बाद जाकर एक सेफ्टी मार्जिन का इफेक्ट दिया होगा, उसके बाद जाकर एक जो है वैल्यू आई होगी, फिर उसको मैंने डिस्काउंटिंग रेट से अपने केई वगैरह से डिस्काउंटिंग रेट करके अपना करंट डेट पर प्रेजेंट वैल्यू लेकर आया होगा। वो मुद्दे की बात नहीं है कि भाई साहब वो कैसे कैसे आई होगी 10,000। आप कुल मिलाकर ये मान के चलो ये 10,000 रुपए जो फ्यूचर में कॉस्ट आनी है डिमोलिश करने की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, दैट्स इट। ठीक है, आप वहां दिमाग मत लगाना कि सर ये आई कैसे, पहले ये बताओ। ठीक है, वो चीज मैंने आपको जैसे पहले बताई थी वो सेम उसी तरीके से आई। ठीक है सर, तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जब भी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको डीकमीशनिंग लायबिलिटी आएगी तो उसको आपको पीपी की कॉस्ट में ऐड कर देना है। इसके लिए हमने बात करी थी कि जर्नल एंट्री पास होगी पीपीई अकाउंट डेबिट कितने से, 1,10,000 रुपए से। ये कैसे सर? 1,00,000 प्लस 10,000, 1,10,000 और बैंक से आज की डेट में कितना पैसा गया है? 1,00,000। और डीकॉम लायबिलिटी आपकी कितनी आ गई? 10,000। अब ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये 10,000 पीएल में क्यों नहीं जाते, इसमें ऐड क्यों होते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियल डीकमीशनिंग लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये वाली बात तो मैं पहले भी आपको बता चुका। सर अब क्या बताने वाले हो? अब मैं ये बताने वाला हूं आपको कि अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि ये डीकमीशनिंग लायबिलिटी कब आनी थी, ये डीकमीशनिंग लायबिलिटी कब आनी थी? 5 years लेटर, फॉर एग्जाम्पल 5 years लेटर। ठीक है, मुझे एट सेकेंड ईयर एंड क्या पता लगता है कि मेरी जो डीकॉम लायबिलिटी आने वाली है 5 साल में, वो अब 10,000 नहीं है, वो अब 15,000 है। अब सेकेंड ईयर में जब ये डीकमीशनिंग लायबिलिटी का मुझे पता लगा कि जिसका प्रोविजन में 10,000 का बनाकर बैठा हूं और इस 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा होगा हर साल ना, इंटरेस्ट भी इस पर चार्ज हो रहा होगा उसी रेट से जिस रेट से मैंने डिस्काउंट किया होगा। मान लो मैंने कहा कि ये वैल्यू 10,000 तो प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी एक्चुअल में वैल्यू 5 साल के बाद में आनी थी 17,000। तो इस 17,000 को किसी एक्स रेट से, एक्स परसेंट से मैंने डिस्काउंट किया होगा तो 10,000 आ गई। ठीक है, मैं कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा। और मैंने कहा मैं अगले 5 साल में हर साल इस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीकॉम लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीकॉम लाइबिलिटी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीकॉम लाइबिलिटी। ये कर करके मैं अपनी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी को 10,000 से बढ़ाते 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 5वें साल में 17,000 तक लेकर चला जाता और उसके बाद में 17,000 रुपए की पेमेंट कर देता, लाइबिलिटी चुकता हो जाती। लेकिन सर ये तो तब होता ना जब आपकी बीच में कोई भी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के एस्टिमेशन में चेंज नहीं आता, तब तो ऐसे ही चलता रहता। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो ड्यूरिंग दीज 5 इयर्स कभी भी मेरी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के एस्टिमेशन में चेंज आता है कि भाई साहब मुझे आगे चल के पता लगता है कि ये 17,000 नहीं, ये कुछ ज्यादा आनी है, ये कुछ ज्यादा आनी है, ये कुछ कम आनी है, तो मैंने यहां पर 15,000 लिया, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा 10,000 नहीं, अब ये 20,000 आनी है फॉर एग्जाम्पल। डीकमीशनिंग लाइबिलिटी दूसरे साल के एंड में ये पता लगता है कि अब से 3 साल के बाद जो मुझे डिमोलिशन करना है उसमें जो मैं सोचे बैठा था पहले कि 17,000 रुपए का खर्चा आएगा, वो अब 17 का नहीं आएगा, 20,000 का आएगा। मुझे आप ये बताओ कि जैसे ये 17,000 वाली फिगर बढ़कर 20,000 हो गई, तो आज की डेट में सेकेंड ईयर एंड पर जो मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, जो मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, जो मेरा कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का, वो भी बढ़ जाना चाहिए। डीकमीशनिंग लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट लेट से 13,000 आ रहा है, 10,000 पे इंटरेस्ट लगाते लगाते 2 साल में 13,000 बन गया। तो ये 13,000 तो बेस्ड अपॉन ये है ना कि 17,000 आने वाली है 5वें साल के एंड में, उसका प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा 13,000। लेकिन अब हमारी लाइबिलिटी एक्चुअल में 20,000 आनी है, एक्चुअल में 20,000 आनी है। तो सेकेंड ईयर एंड पर जब मुझे पता चल चुका कि 5वें साल के एंड पर 20,000 आनी है, 17 नहीं आनी, तो ये 13,000 भी कुछ बढ़ जाना चाहिए, ये 13,000 भी कुछ बढ़ जाना चाहिए। आप मुझे बताओ, एग्रीड करते हो? तभी तो वो 20,000 के प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, बढ़ा हुआ अमाउंट। अभी तो ये 13,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5वें साल के एंड में 17 आनी है लाइबिलिटी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 13,000 है। बात समझ में आती है? लेकिन अब एक्चुअल में 17,000 नहीं आनी, 20,000 आनी है। तो सेकेंड ईयर एंड में रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कितना आना चाहिए? मैंने कहा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 16,000 आना चाहिए। लेट सपोज मैं कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा, आप ये बस कहना कि सर 13 कैसे आया और ये 16 कैसे आया, इस पर कैलकुलेशन मत करना। अभी मैं ये समझा ही नहीं रहा, कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी आपको। मैंने कहा जो भी रेट्स का डिस्काउंटिंग रेट दे रखा होगा उससे पीवी करके 16,000 आया। अभी तो क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे एक्चुअल देख लेंगे, अभी मैं आपको कराऊंगा, एग्जांपल कराऊंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, नंबर्स को आप मत कंफ्यूज होना, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ठीक है? चलिए, मैंने कहा जिस भी रेट से डिस्काउंट वगैरह किया होगा उसके हिसाब से रिवाइज कैरिंग अमाउंट मैंने कहा 16,000 आ गया। 16,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्यूचर के 20,000 को, कि जो फ्यूचर में अब मेरी लाइबिलिटी 20,000 आनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में 16,000 है, ठीक है? अब इस 16,000 को अगले 3 साल में मैं कंपाउंडिंग करते करते, इसमें इंटरेस्ट चार्ज करते करते अगले 3 साल में मान लो ये बन जाएगा 20,000, और 20,000 उठाकर मैं पे कर दूंगा डीकमीशनिंग लाइबिलिटी के नाम पे जब एक्चुअल में डिमोलिशन करूंगा 5 साल के बाद। चलिए सर, यहां तक की बात भी समझ में आ गई। अब मुझे आप एक बात और बताओ, कि जैसे ही मैंने आपसे कहा कि ये लाइबिलिटी 13,000 से बढ़ के, लाइबिलिटी 13,000 से बढ़ के 16,000 हो गई, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 3,000 रुपए से। बिल्कुल सर, ये इंक्रीज हो गई। सर इसकी एंट्री क्या बनेगी वो हमें समझना है कि ये लाइबिलिटी जब इंक्रीज हुई तो सर इसको तो क्रेडिट कर दो ना, इसको क्रेडिट कर दो आप टू डीकमीशनिंग लाइबिलिटी 3,000 रुपए से। भाई लाइबिलिटी 13,000 दिख रही थी 13,000, आज की डेट में होनी चाहिए रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से 16,000, तो मैंने कहा 3,000 बढ़ा दो। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हो। मैंने आपसे कहा डेबिट किसको करेंगे? मुद्दे की बात यह है, डेबिट किसको करेंगे? प्रॉब्लम समझे? मैंने अभी किसको करेंगे वो नहीं बताया, मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई। सर एक बार ना ब्रीफ कर दो इस क्वेश्चन को तो हमारे समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा पहले मैंने एस्टिमेट किया कि मेरी लाइबिलिटी फ्यूचर में 17,000 रुपए आएगी। 17,000 को मैंने प्रेजेंट वैल्यू किया एक्स रेट से, जो भी रेट होगा वो मैंने आपसे कहा कि अभी उस पर मत जाओ। उसको मैंने डिस्काउंट किया तो मैंने कहा भाई साहब 10,000 रुपए आ गई डीकमीशनिंग लाइबिलिटी।
मैंने सर फर्स्ट ईयर एंड पर, मतलब सॉरी 0 ईयर एंड पर, 0 पीरियड पर मैंने पीपी को डेबिट कर दिया 1 लाख प्लस 10,000, बैंक से पे कर दिए पीपी के नाम पर 1 लाख और डीकमिश्निंग लायबिलिटी 10,000 दिखा दिया, पीपी को मैंने दिखा दिया 1,10,000 पे। ठीक है, दूसरे साल के एंड में पता लगा कि जो डीकमिश्निंग लायबिलिटी है, जो मैंने पहले 0 पीरियड पर सोची थी कि 5वें साल के एंड में 17,000 आएगी, वो अब 17 नहीं आएगी, 20,000 आएगी। और जो डीकमिश्निंग लायबिलिटी का बैलेंस था कंपाउंड होकर 2 साल में कंपाउंड होकर, वो दिख रहा था सर हमें 13,000 रुपए। तो सर ये 13,000 तो रिप्रेजेंट कर रहा था फ्यूचर के 17,000 को, कि फ्यूचर में जो 17,000 आने उसके प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब सर फ्यूचर में 20,000 आनी है लायबिलिटी, 17 नहीं आनी। ये वाली बात कब पता चल चुकी मुझे? ये वाली बात पता चल चुकी मुझे सेकेंड ईयर के एंड पर। ये कब पता चल चुकी? सेकेंड ईयर के एंड पर। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सेकेंड ईयर के एंड पर जब ये पता चल चुका तो 20,000 कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो मैंने 20,000 को पीवी किया तो वो वैल्यू आई 16,000। तो मैंने कहा मेरी डीकमिश्निंग लायबिलिटी का लेजर में बैलेंस दिख रहा है 13,000, दिखना चाहिए 16,000, तो मुझे 3,000 से बढ़ा देना चाहिए। 3,000 से जब लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो हम 3,000 रुपए डीकमिश्निंग लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। मुद्दे की बात आती है कि सर डीकमिश्निंग लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट किसको करेंगे? बात समझ में आती है? ये मैं प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। चलिए अब सर डेबिट किसको करेंगे इसका भी आंसर दो। तो मैंने आपसे कहा कि एंटिटी ने पीपीई या तो कॉस्ट मॉडल पर रखी होगी या फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखी होगी। ऐसा हो सकता है? हाँ सर, दोनों ही मेथड अलाउ हैं। हो सकता है कंपनी ने कॉस्ट मॉडल पर ही रख रखी हो या फिर फेयर वैल्यू मॉडल पर रख रखी हो। ठीक है सर, अगर कॉस्ट मॉडल पर रख रखी होगी तो क्या करेंगे? पहले उसके बारे में बात करते हैं। कॉस्ट मॉडल पर अगर रख रखी होगी तो क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा अगर कॉस्ट मॉडल पर रखी होगी पीपी को तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो मैंने आपसे कहा वही एंट्री करेंगे जो आपने इनिशियली करी थी। इनिशियली जब आपकी डीकमिश्निंग लायबिलिटी 10,000 आई थी, इसका मतलब 0 से 10,000 हुई, तो आपने पूरे 10,000 को कहां दिखाया? पीपी में ऐड कर दिया। अब अगर ये, अब मान लो आपका 3,000 रुपए और बढ़ गई तो ये 3,000 भी आप पीपी में डेबिट कर दोगे। दैट्स इट। बात समझ में आती है? ये 3,000 भी आप कहां डेबिट कर दोगे? पीपी में। जैसी फर्स्ट डे पर एंट्री करी थी भाई, फर्स्ट डे पर जब मुझे पता लगा डीकमिश्निंग लायबिलिटी 10,000 है प्रेजेंट वैल्यू, तो वो कहां से बढ़ी? 0 से तो बढ़ी। जब पता नहीं लगा था तो 0 थी, जब पता लग गया 10,000 तो उस 10,000 का इफेक्ट कहां दिया मैंने? पीपी में डेबिट करके। तो ऐसी जब पता लगा अच्छा और बढ़ गई, 3,000 से और बढ़ गई, तो इस 3,000 का इफेक्ट भी आप कहां ले लो? पीपी में दे लो। तो आप क्या एंट्री पास कर दोगे? पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकमिश्निंग लायबिलिटी। बात समझ में आती है? अच्छा सर, सेकंड केस समझो। कॉस्ट मॉडल ही फॉलो कर रहे हैं हम और लायबिलिटी सर घट गई। हमने उल्टा बोल दिया, हमने कहा भाई साहब लायबिलिटी 13,000 से 10,000 रह गई या 9,000 रह गई, तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कितने से हो गई? सर 9 4 13, 4,000 रुपए से डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब एंट्री क्या पास करोगे? अब एंट्री आप ये पास करोगे, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो आप क्या करते हो? डीकॉम लायबिलिटी डेबिट कर दोगे। सर कितने अमाउंट से? 4,000 से। क्रेडिट क्या? सर क्रेडिट पीपी। इसका मतलब सर ये कहना चाहते हो आप कि इसका मतलब हमने पहले लायबिलिटी ज्यादा बना ली थी, जब लायबिलिटी ज्यादा बन गई थी और अब कम हो गई एक तरह से, अब एक्चुअल में जो आनी है उससे ज्यादा दिख रही है मेरी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम कर दो, उसका इफेक्ट कहां दे दो? पीपी में दे दो। तो जब पहले लायबिलिटी ज्यादा बन गई थी तो उसकी एंट्री क्या पास करी थी? पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकॉम लायबिलिटी। अब मैंने कहा नहीं, पहले ज्यादा बन गई थी, अब बाद में पता लग रहा है नहीं इतनी नहीं आएगी, कम आएगी लायबिलिटी डीकमिश्निंग करने की। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि जो 4,000 रुपए लायबिलिटी घट गई उसका रिवर्स इफेक्ट दे दो। दैट्स इट। बात समझ में आती है? चलिए ये हमने समझा कहां पे? ये हमने समझा जब कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है तो। इसके बाद में अब एक बार कॉस्ट मॉडल का हम जो है पढ़ लेते हैं कंटेंट नोट से, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे होते तो क्या इफेक्ट होता। चलिए ठीक है, चलिए मैंने कहा चेंज इन डीकमिश्निंग लायबिलिटी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियली जो 10,000 रिकॉग्नाइज करी थी वहां तक की बात तो मैंने ऊपर ही बता दी थी, वो अगर फ्यूचर में चल के चेंज होती है तो क्या होगा। हमने कहा इनिशियल रिकॉग्निशन क्या करते हो आप?
पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ये होता है। आफ्टर ईयर एंड आप क्या करते हो, अनवाइंड कर देते हो इंटरेस्ट लायबिलिटी को एट ईच ईयर एंड। कैसे करते हो सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ये डीकमिशनिंग लायबिलिटी में इंटरेस्ट आप चार्ज करते जाते हो, ठीक है, सब बात समझ में आती है। तो इससे हमारे डीकमिशनिंग लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ते 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 उतना ही हो जाएगा जितना हमारा 5 साल के एंड वाला हमने अमाउंट एस्टिमेट किया था एट जीरो पीरियड। इंटरेस्ट चार्ज करते करते उतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए, कहता है अगर मान लो चेंज होता है, एस्टिमेट्स आर चेंज इन डीकमिशनिंग लायबिलिटी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, तो क्या होगा। कहता है एंटिटी आपकी या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकती है या फिर रिवॉल्यूशन मॉडल। अगर मान लो कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है और डीकमिशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो आप क्या करोगे भाई, फिर से बढ़ा दो। पहले 0 से 10,000 हुई थी तो क्या एंट्री पास करी थी, पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। उसके बाद में अगर मान लो और 3-4 हजार बढ़ जाती है तो क्या दिक्कत है, उतना डिफरेंस इंक्रीज वाला अमाउंट क्या कर दोगे, पीपी में डेबिट कर दो और डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्रेडिट कर दो, ठीक है। सेम एंट्री पास हो जाएगी जो आपने इनिशियली पास करी थी, दैट्स इट। उसके बाद में सर अगर डिक्रीज होती है तो क्या हो, डिक्रीज होती है तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी आप डेबिट कर दोगे और पीपी को क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अब यहां पर पीपी को जब आप क्रेडिट करोगे तो हो सकता है पीपी का कैरिंग अमाउंट उतना ना हो जितना डीकमिशनिंग लायबिलिटी का डिक्रीज अमाउंट हो। तो अगर पूरा का पूरा पीपी में डाल दिया तो पीपी नेगेटिव हो जाएगी। पीपी नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो जितना अमाउंट हो, जितना पीपी में कैरिंग अमाउंट हो उतना तो आप पीपी में डेबिट कर दोगे, बाकी का अमाउंट कहां डालोगे, आपका बाकी का अमाउंट आप पीएल में डाल दोगे। सर इसमें वैल्यू पुट करके दिखा दो, बस समझ में आ जाएगी। मान लो डीकमिशनिंग लायबिलिटी का डिक्रीज अमाउंट हुआ 5,000 और पीपी का कैरिंग अमाउंट था ही 3,000, तो पीपी के कैरिंग अमाउंट में तो क्रेडिट मैक्सिमम 3,000 कर सकते हो ना, 3,000 करके 0 हो जाएगा। सर बाकी का बचा हुआ डीकमिशनिंग लायबिलिटी जो 2,000 रुपए से अभी एक्स्ट्रा बचा है वो कहां डालेंगे, वो पीएल में ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डीकमिशनिंग लायबिलिटी डेबिट 5,000 टू पीपी 3,000, क्योंकि पीपी 3,000 जा सकता है, उसका कैरिंग अमाउंट 3,000 था, टू पीएल 2,000। बात समझ में आती है, ये तो सर आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जस्ट रिवर्स कर दी एंट्री जो हमने इनिशियली पास करी थी। हमने माना कि पहले ज्यादा बन गया था प्रोविजन, अब रिवर्स कर दिया उस प्रोविजन को, रिवर्स करने पे एंट्री उल्टी मार दी, बस बात समझ में आती है। ये कब है, जब हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो कहता है फाइनेंस चार्ज विल बी बेस्ड ऑन द न्यू डिस्काउंटिंग रेट। ये हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कैसे होता है। ये तो आपका न्यू डिस्काउंटिंग रेट जो दे रखा होगा उसके हिसाब से अब रिवाइज डीकमिशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट निकलता चला जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट रिवाइज रेट के हिसाब से निकलता जाएगा। सर अब समझने का मुद्दा यह है, रिवैल्यूएशन मॉडल अगर हमने फॉलो कर रखा होगा, मतलब अगर हमारी एसेट फेयर वैल्यू पर है तो हम सर क्या एंट्रीज पास करेंगे वो बताओ। मेन मुद्दा तो यह है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अगर हमारा है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, वो चीज अब समझने की है। चलिए समझते हैं। मैंने कहा अगर एंटिटी ने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है और इंक्रीज होता है डीकमिशनिंग लायबिलिटी में, इंक्रीज होता है डीकमिशनिंग लायबिलिटी में, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट प्रॉफिट लॉस डेबिट अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस 0 हो जाता है टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। मैंने कहा रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ये आपका एंट्री पास होगी अगर आपका इंक्रीज होता है डीकमिशनिंग लायबिलिटी में। बात समझ में आती है। सर समझ में नहीं आई अभी, कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस था 10,000 और डीकमिशनिंग लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है 20,000, तो मैक्सिमम यहां तो 10,000 से ही डेबिट हो सकता है ना, बाकी कहां जाएगा, बाकी चला जाएगा सर पीएल में। ठीक है सर, ये वाली बात आपकी समझ में आती है। और अब देखो समझना, अगर मान लो मैंने कहा आपसे कि अगर डिक्रीज होता है डीकमिशनिंग लायबिलिटी में तो एंट्री क्या पास होगी, डीकमिशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट लॉस टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, एनी अर्लियर लॉस अगर आपका है तो आपका पहले पीएल में चला जाएगा और बाकी जो आपका फायदा हो रहा है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। अगर पहले कभी लॉस डला हुआ है प्रॉफिट लॉस में तो पहले, क्योंकि फायदा हो रहा है ना, डीकमिशनिंग लायबिलिटी आपकी घट रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट से पहले प्रॉफिट लॉस में अगर कोई लॉस डला हुआ है रिवैल्यूएशन का, पहले वो ऑफसेट करेंगे और बचाव जो होगा वो रिवैल्यूएशन गेन में डालेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन में नेट गेन जाता है जो अल्टीमेटली गेन होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बात समझ में आती है। अगर मान लो डीकमिशनिंग लायबिलिटी 20 रुपए से बढ़ती है,
डीकमीशनिंग लायबिलिटी सॉरी 20 रुपए से घटती है, तो इसका मतलब मेरा 20 रुपए का फायदा हुआ है। अब ये 20 रुपए का फायदा उठा के वन शॉट में रिवॉल्यूशन रिजर्व में मत डालना। इसमें ये देखो कि पास्ट में अगर कोई डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन पीएल में गया हुआ है, मान लो मैं कहता हूं डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन पास्ट में 15 रुपए पीएल में गया हुआ है, तो इस 20 रुपए में से पहले 15 रुपए पीएल में क्रेडिट करना, उसके बाद 5 रुपए जो बचे वो आप रिवॉल्यूशन रिजर्व में डालना। बात समझ में आती है? ये चीज आपको करनी है। सर बात आपकी समझ में तो आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें आप समझ रहे हो, हमारे क्या समझ में नहीं आया? हमारे ये समझ में नहीं आया कि यहां पर रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट और रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रेडिट क्यों हो रहा है। सर रट ले क्या, रिवॉल्यूशन रिजर्व में तो रिवॉल्यूशन मॉडल में रिवॉल्यूशन डेबिट टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी, और कॉस्ट मॉडल में पीपी डेबिट टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी। सर रट ले, आगे बढ़ जाएं? नहीं, रटना नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट क्यों किया, पीपी डेबिट क्यों नहीं किया यहां पर। ठीक है, चलिए आइए, अगला हमारा क्वेश्चन ही यही है। देखो मैंने नोट्स में भी ना क्वेश्चन के थ्रू बना रखा है, व्हाई रिवॉल्यूशन रिजर्व इज डेबिटेड व्हाई नॉट पीपी। ये क्या है? ये आपकी क्वेरी है, ये आपने जो क्वेरी मुझसे पूछी है, आपने पूछी नहीं है लेकिन मैं समझ गया कि आपकी ये क्वेरी है, मन ही मन में आपने मुझसे ये क्वेरी पूछी है कि सर यहां पे रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट क्यों हुआ, पीपी डेबिट क्यों नहीं हुआ। चलिए, और यहां पर भी सर व्हाई रिवॉल्यूशन रिजर्व क्रेडिट व्हाई नॉट पीपी, रिवॉल्यूशन रिजर्व को डेबिट या क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, पीपी को डेबिट या क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आपकी इस क्वेरी का आंसर एक एग्जांपल से देता हूं। पहले हम इंक्रीज इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी वाला एग्जांपल देखेंगे, फिर डिक्रीज वाला देखेंगे। पहले इंक्रीज वाला देखते हैं कि क्यों रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट हुआ, क्यों पीपी डेबिट क्यों नहीं हुआ। चलिए, मैंने आपसे कहा ए लिमिटेड ने परचेज किया एक पीपी 1 लाख रुपए का। ध्यान से एग्जांपल सुन रहे हैं, इस एग्जांपल में आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल जाएगा और बिल्कुल लॉजिकली मिलेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली। मैंने कहा फेयर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी है, 1,20,000। परचेज कितने भी किया था सर, परचेज किया था 1 लाख। फेयर वैल्यू 1 साल के बाद कितनी है सर, 1,20,000। लेटर डीकमीशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज बाय 10,000। लेटर ऑन डीकमीशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 10,000 से, मतलब जितनी भी हो गई उससे इंक्रीज हो गई, जितनी भी थी उससे 10,000 बढ़ गई। चलिए सर, ठीक है, परचेज किया था 1 लाख रुपए का, आफ्टर 1 ईयर डीकमीशनिंग, आफ्टर 1 ईयर आपका फेयर वैल्यू कितनी है, 1,20,000। चलिए सर, जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जैसा कि मैं जर्नल एंट्री हमेशा स्टार्टिंग से पास करता हूं। सबसे पहले तो मैंने पीपी परचेज किया होगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख 1 लाख, बिल्कुल सर। उसके बाद में सर जब 20,000 रुपए की रिवॉल्यूशन बढ़ गया तो हमने क्या एंट्री पास करी होगी सर, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व 20,000 20,000। और ये रिवॉल्यूशन रिजर्व कहां गया होगा बताओ, आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये चला गया होगा ओसीआई में। ओसीआई में गया होगा, ये मुद्दे की बात नहीं है, कुछ और मैं यहां पर समझा रहा हूं, तो वहां पर मत अटकना कि सर इसका अब क्या हुआ होगा, ये ओसीआई में चला गया होगा। ठीक है सर, चला गया होगा, आगे बात करते हैं। पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, ये एंट्री बन गया। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री पास करी, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व, जैसे ये एंट्री पास करी तो मेरा पीपी रिवैल्यूड हो गया फेयर वैल्यू पर, मतलब अब मेरा पीपी 1,20,000 पर दिख रहा होगा, दैट विल बी ऑन फेयर वैल्यू, वो उसकी फेयर वैल्यू है, मतलब ठीक ठाक वैल्यू है, फेयर वैल्यू जो होनी चाहिए वही है। चलिए, पीपी की वैल्यू कितनी हो गई, ये दोनों एंट्री को मिलाकर, ये दोनों एंट्री को मिलाकर पीपी की वैल्यू हो गई 1,30,000। चलिए, अब सर आपने मुझसे कहा, मैं नहीं कह रहा, आपने मुझसे कहा कि सर ये जो 10,000 रुपए का डीकमीशनिंग लायबिलिटी बढ़ा है ना, इसके इंक्रीज की एंट्री आप ना सर ये कर दो, पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी 10,000 10,000। सर आप ना ये एंट्री पास कर दो डीकमीशनिंग लायबिलिटी के इंक्रीज होने की, जिसको मैंने आपसे कहा कि ये इनकरेक्ट एंट्री है। मैंने आपसे कहा भाई ये इनकरेक्ट एंट्री है, आपने कहा सर इसको इनकरेक्ट प्रूफ करके दिखाओ तो ही मानेंगे, वरना हम तो यही एंट्री करेंगे जैसे कॉस्ट मॉडल में करी थी। ये आपने कही है सर डीकमीशनिंग लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो और पीपी को डेबिट कर दो, जैसा कि आपने किसमें करा था, कॉस्ट मॉडल में किया था। अब मैंने आपसे कहा कि ये एंट्री पास नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट है। फिर आपने मुझसे पूछा कि सर ये एंट्री इनकरेक्ट क्यों है। मैंने आपसे कहा कि अगर हम ये एंट्री पास कर देते हैं तो हमारी पीपी विल बी शोन एट, हमारी पीपी विल बी शोन एट 1,30,000, बट फेयर वैल्यू ऑफ पीपी इज ओनली 1,20,000। जैसे ही मैंने ये एंट्री पास करी, अच्छा सॉरी 1,20,000 मेरी फेयर वैल्यू थी, 1,20,000 मेरी फेयर वैल्यू थी। जैसे ही मैंने ये वाली एंट्री पास करी थी तो मेरी पीपी 1,20,000 पर आ गई थी, जो उसकी फेयर वैल्यू थी। अब अगर मान लो मैं ये वाली एंट्री और पास कर देता हूं, पीपीई अकाउंट डेबिट टू डीकमीशनिंग लायबिलिटी, तो मेरी पीपी किस पे आ जाएगी, इफ वी पास दिस एंट्री देन
पीपी विल बी शोन एट 1,30,000, पीपी 1,30,000 पे दिखने लगेगी, बट फेयर वैल्यू ऑफ पीपी कितनी है, सिर्फ 1,20,000। तो ये तो इसका मतलब आपने पीपी को फेयर वैल्यू से भी ज्यादा कर दिया। जब आप कहते हो भाई हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, तो फेयर वैल्यू पे दिखाओ ना पीपी को। जैसे ही आप इस 10,000 की एंट्री को पास कर दोगे तो पीपी तो आपकी ओवर वैल्यूड होगा एक तरह से, और असेट ओवर वैल्यूड थोड़ी होनी चाहिए, फेयर वैल्यूड होनी चाहिए। उसी को तो हम फेयर वैल्यू कहते हैं, ना ही अंडर वैल्यूड ना ही ओवर वैल्यूड, फेयर वैल्यूड मतलब करेक्ट वैल्यू। तो आपका इसका मतलब ये वाली एंट्री तो पास करना सर गलत हो गया ना। अगर मैंने ये एंट्री पास कर दी तो मेरी पीपी 1,30,000 पे आ जाएगी। बात समझ में आती है आपको? 1,30,000 पे आ जाएगी, और जैसे 1,30,000 पे होगी तो वो फेयर वैल्यू से ज्यादा हो गई, क्योंकि फेयर वैल्यू पे तो मैंने ऑलरेडी इस एंट्री को पास करने से पहले दिखाया ही हुआ है 1,20,000 पे। बात समझ में आती है? और यही हमारी क्वेश्चन में फेयर वैल्यू थी। बिल्कुल सर, इसका मतलब सर ये वाली एंट्री पास करना तो गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि जो आप एंट्री कहना चाह रहे थे कि पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी लाइक कॉस्ट मॉडल पर, वो फेयर वैल्यू मॉडल में ऐसे पास नहीं होगी। ये एंट्री अगर आपने पास कर दी तो ये गलत हो जाएगी ड्यू टू दिस रीजन। बात समझ में आती है? तो सर फिर करेक्ट एंट्री क्या होगी? सर करेक्ट एंट्री होगी आपकी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। मतलब पीपीई डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी में नहीं पास करूंगा, मैं पास करूंगा क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। ये एंट्री है करेक्ट। सर इनकरेक्ट एंट्री को आपने इनकरेक्ट प्रूफ करके दिखाया, करेक्ट एंट्री को आप करेक्ट प्रूफ करके दिखाओ ना, तब मानेंगे आपकी बात। अब अगला क्वेश्चन आपका ये कि सर ये एंट्री करेक्ट क्यों है, व्हाई दिस एंट्री इज करेक्ट। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारा जो डीकमिशनिंग लायबिलिटी है वो 10,000 से बढ़ गया। इसका मतलब 10,000 शॉर्ट रिकॉर्डेड था, 10,000 शॉर्ट रिकॉर्डेड किया हुआ था पहले, तभी तो आज 10,000 से बढ़ाना पड़ा हमें। बिल्कुल सर, मैंने आपसे कहा अगर हम अर्लियर रिकॉग्नाइज कर लेते इस 10,000 को, इस 10,000 का जो आज बढ़ाना पड़ रहा है, अगर ये मैंने पहले इनिशियल डेट पर ही 10,000 ज्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया होता प्रायर टू रिवॉल्यूशन, देन हमारी पीपी की वैल्यू कितनी होती सर? 1,10,000 रुपए। 1,00,000 तो थी जिसमें पहले का जितना भी होगा वो जुड़ा हुआ था, उसके बाद 10,000 जो बढ़ गई वो भी अगर हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके होते तो हमारा पीपी की वैल्यू कितनी दिख रही होती सर? 1,10,000। और सर फेयर वैल्यू तो 1,20,000 ही रहती, इररिस्पेक्टिव के कैरिंग अमाउंट कुछ भी है, फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू है, वो तो हमारी तब भी हमारी 1,20,000 ही रहती अगर पहले इस 10,000 को रिकॉग्नाइज कर लिया होता। आप समझिए तो 1,10,000 कैसे आया? मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो ये 10,000 रुपए जो आज बढ़ा है, इसका मतलब पहले नहीं रिकॉग्नाइज किया था, तब जब रिकॉग्नाइज नहीं किया था तो पीपी की वैल्यू 1,00,000 थी। अगर ये वाला 10,000 जो आज बढ़ा है, ये अगर पहले ही रिकॉग्नाइज करा हुआ होता, करेक्ट वैल्यू दिखाई होती, तो 1,10,000 की पीपी की वैल्यू आती और फेयर वैल्यू 1,20,000 होती। देन रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना आता? फिर मेरा सर रिवॉल्यूशन गेन 10,000 रुपए का आता। मेरा रिवॉल्यूशन गेन कितना आता? 10,000 का। कैसे सर? फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, 1,20,000 माइनस 1,10,000 करता। फिर इसका मतलब मेरा रिवॉल्यूशन गेन कितना होना चाहिए था? 10,000 रुपए। बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। लेकिन बट रिवॉल्यूशन रिजर्व करेंटली कितना शो हो रहा है? 20,000 रुपए शो हो रहा है। ये 20,000 रुपए रिवॉल्यूशन रिजर्व 20,000 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि सर 1,20,000 को 1,00,000 से कंपेयर करा गया था, इस वजह से 20,000 रुपए का रिवॉल्यूशन रिजर्व आया था। बात समझ में आती है? इसका मतलब अगर मैं ये बात करूं कि 10,000 रुपए की लायबिलिटी शॉर्ट रिकॉर्डेड है और इसको अगर पहले रिकॉर्ड कर लिया होता तो मेरा रिवॉल्यूशन रिजर्व 10,000 दिखता, और आज की डेट में रिवॉल्यूशन रिजर्व 20,000 दिख रहा है। इसका मतलब रिवॉल्यूशन रिजर्व मेरा 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो 1,20,000 है, ये कैसे आई? ये तो डिराइव हुई है सर, प्रॉपर वैल्यूएशन वगैरह कराई होगी फेयर वैल्यू, ठीक है, विच कांट बी चेंज। ये तो चेंज हो नहीं सकती, फेयर वैल्यू तो फेयर है, दैट्स इट। अगर इसको चेंज कर दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, तो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यूड हो जाएगी मेरी एसेट। तो इसका मतलब सर इसको तो, इस 1,20,000 को तो ना मैं घटा सकता ना बढ़ा सकता। जब मैं बात करता हूं कि मैं अपनी एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखा रहा हूं तो दैट्स इट। अब इस 1,20,000 को क्या घटाना बढ़ाना, फेयर वैल्यू पे खत्म बात, इसको तो छेड़ो ही मत। ठीक है सर। अब देखिए, मैंने कहा अगर हमने चेंज कर दिया पीपी की वैल्यू 1,20,000 से, देन इट विल नॉट बी एट फेयर प्रेजेंटेशन, ये फिर फेयर प्रेजेंटेशन से हट जाएगी। ठीक है सर। व्हाट वी शुड डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए सर?
सर कुल मिलाकर तो अगर आप देखोगे ना तो पीपी तो अपनी करेक्ट वैल्यू पे है, इसको तो ना घटाना है ना बढ़ाना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, इसका मतलब ना ही डेबिट करना है या ना ही क्रेडिट करना है। डीकमिशनिंग लायबिलिटी सर हमें 10,000 रुपए से अंडर रिपोर्टेड दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है 10,000 रुपए से ज्यादा आने वाली डीकमिशनिंग लायबिलिटी, लेकिन कम दिख रही है। और रिवॉल्यूशन रिजर्व हमने देखा सर ओवर रिपोर्टेड दिख रहा है, 10,000 रुपए से ओवर रिपोर्टेड दिख रहा है, क्योंकि अगर इस 10,000 डीकमिशनिंग लायबिलिटी को पहले ही कंसीडर कर लिया होता तो हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व 10,000 आता। तो अब हम आज कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आज अगर डीकमिशनिंग लायबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो इसका इफेक्ट कहां जाना चाहिए, हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व में जाना चाहिए। सर क्योंकि हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व एक्सेस दिख रहा है, 20,000 का दिख रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड है। डीकमिशनिंग लायबिलिटी अगर पहले ही कंसीडर कर ली होती तो रिवॉल्यूशन रिजर्व 10,000 आता और डीकमिशनिंग लायबिलिटी करेक्ट आती, आज बढ़ानी ना पड़ती। तो आज अगर डीकमिशनिंग लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब वो कहां से जाएगी, रिवॉल्यूशन रिजर्व से जाएगी। ठीक है, रिवॉल्यूशन रिजर्व ओवर रिपोर्टेड बाय 10,000, डीकमिशनिंग लायबिलिटी अंडर रिपोर्टेड बाय 10,000। सो वाई फाइनली हमें क्या करना चाहिए, फाइनली हमें क्या करना चाहिए, वी शुड इंक्रीज द डीकमिशनिंग लायबिलिटी, क्योंकि वो अंडर रिपोर्टेड है 10,000 से, तो उसको बढ़ा दो, करेक्ट कर दो। और डिक्रीज कर देना चाहिए रिवॉल्यूशन रिजर्व, क्योंकि वो क्या है, ओवर रिपोर्टेड है, ओवर रिपोर्टेड है। कंसीडरिंग ये वाली इंक्रीज वाला डीकमिशनिंग लायबिलिटी को अगर हम इस फैक्ट को कंसीडर करें तो इसका मतलब हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व ज्यादा आ रहा है, ओवर रिपोर्टेड है, तो कम कर दो 10,000 से। तो फाइनली करेक्ट एंट्री क्या बनेगी भैया, डीकमिशनिंग लायबिलिटी कम थी, रिवॉल्यूशन रिजर्व ज्यादा था, ओवर रिपोर्टेड था, कम कर दिया, कैसे, डेबिट करके। रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट 10,000 और डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्रेडिट 10,000। मैंने पूरा आपको डेरिवेशन समझाया, इस एंट्री को देखो दोबारा से पास किया मैंने। जब मैंने यहां पर ये एंट्री पास करी थी कि रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से और डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्रेडिट होगी 10,000 से, तो आपने मेरे ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि सर ये करेक्ट कैसे, ये बताओ। मैंने पूरा आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देकर आपको बताया कि क्यों ये एंट्री करेक्ट है। ठीक है, पूरा एक एक लेजर को मैंने समझाकर, उसके पीछे का बैकएंड लॉजिक समझाकर मैंने आपको बताया कि क्यों ये एंट्री करेक्ट है। बात समझ में आती है? तो अब रटने की जरूरत तो नहीं है सर हमें कि सर अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व वाला केस होगा, मतलब फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो रिवॉल्यूशन डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी, और कॉस्ट मॉडल होगा तो कॉस्ट पीपी डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। ये सर रटने की जरूरत नहीं है। अब कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाएगा तो हम लॉजिक्स लगा के अपना आंसर कर सकते हैं, कितने घुमा फिरा दे आंसर। ठीक है, तो हम इस तरीके से देख लेंगे। चलिए अब बिल्कुल देखो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया ना, बिल्कुल इसका ही रिवर्स एग्जांपल है आपका, अगर डीकमिशनिंग लायबिलिटी घटती है तो। ठीक है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है, बस वहां पे चीजें बस अपोजिट अपोजिट बातें करूंगा मैं। तो डिटेल में मैंने इसको समझा दिया, इसको भी देख लेते हैं, आइए। चलिए अब आपने यहां पर मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा था, आपने यहां पर मुझसे ये कहा था कि सर रिवॉल्यूशन रिजर्व क्यों क्रेडिट हुआ, पीपी क्यों क्रेडिट नहीं हुई। तो फिर मैंने आपसे कहा आओ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैंने कहा ए लिमिटेड ने परचेज किया एक पीपी जिसकी वैल्यू थी 1 लाख, फेयर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी है, 1,20,000। ठीक है, लेटर ऑन, अच्छा ये जो 1 लाख है ना, इस 1 लाख में जो इनिशियल वाली डीकमिशनिंग लायबिलिटी है वो जुड़ी हुई है। ये एक एजम्पशन लेके चलना है, मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, लेकिन एजम्पशन लेके चलना, उसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि जो इनिशियल वाली रिकग्निशन है वो मैं नहीं समझा रहा यहां पे, इसलिए मैंने वो अलग से नहीं दिया आपको। चेंज जो हुआ है उसके बारे में फोकस है मेरा समझाने पे, दैट्स वाई मैंने यहां पर इनिशियल में कितनी थी वो बात नहीं करी। तो वो आप मान के चल रहे हैं इस 1 लाख में जुड़ी हुई है इनिशियल वाला डीकमिशनिंग लायबिलिटी। हाँ, उसके बाद जो बढ़ गया उसकी बात करते हैं हम। तो मैंने कहा भाई साहब पीपी जो थी आपकी 1 लाख रुपए की थी, जिसमें इनिशियल वाली डीकमिशनिंग लायबिलिटी जुड़ी हुई है, कितनी जुड़ी हुई है उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो चेंज जो हुई है उसके बारे में अकाउंटिंग सीख रहे हैं। चलिए इनिशियल वाली तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। फेयर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी है हमारी, 1,20,000। लेटर ऑन क्या हुआ सर, डीकमिशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो गई 10,000 से। अब की बार यहां पर क्या हुआ था, इंक्रीज हुई थी 10,000 से, और यहां पर इस एग्जांपल में क्या लिया मैंने, डिक्रीज हो गई 10,000 से। अब सर जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल रेप्लिका रहेगा पूरा एग्जांपल, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, फिर भी लेकिन करवाना जरूरी है। कहता है पीपी अकाउंट डेबिट हमने लिया टू बैंक 1 लाख 1 लाख, बात समझ में आती है सर आपकी। रिवॉल्यूशन रिजर्व हमने डेबिट किया 20,000 से, रिवॉल्यूशन रिजर्व पीपी हमने डेबिट किया 20,000 से, रिवॉल्यूशन रिजर्व में कर दिया 20,000 20,000। सर ये कहां जाएगा, ये भी आपका कहां चले जाएगा, ये आपका ओसीआई में चला जाएगा। बिल्कुल सर बात समझ में आती है। उसके बाद में फिर आपने मुझसे कहा, ये वाली एंट्री किसने डलवाई, ये आपने मुझसे पढ़वाई। आपने कहा सर डीकमिशनिंग लायबिलिटी कम हुई है ना, तो आप सर एंट्री पास करो डीकमिशनिंग लायबिलिटी डेबिट 10,000 टू पीपी 10,000। आप ना सर ये एंट्री पास कर दो। मैंने कहा भाई ये एंट्री गलत पास करा रहे हो, आपने कहा नहीं सर सही एंट्री है। मैंने कहा नहीं गलत एंट्री है।
फिर आपने कहा सर ये गलत है, प्रूफ करके दिखाओ। फिर मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। मैंने कहा अगर हमने ये एंट्री पास कर दी देन पीपी जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 1,10,000। कैसे सर, 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 10,000, तो 1,10,000 पे आ जाएगी आपकी पीपी। बात समझ में आती है, 1,10,000 पे आपकी पीपी आ जाएगी। लेकिन सर फेयर वैल्यू तो हमारी पीपी की 1,20,000 है। और अब जब आप कहते हो कि भाई साहब हमें फेयर वैल्यू मॉडल यूज करना है, तो फेयर वैल्यू पे दिखाओ ना पीपी अपनी, ना उससे ज्यादा पे ना कम पे। अगर आप इससे 1,20,000 से घटा बढ़ा देते हो तो इसका मतलब आप ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड कर दोगे पीपी को, फिर फेयर वैल्यू मॉडल यूज क्यों कर रहे हो? ठीक है सर, तो इसका मतलब सर ये तो पीपी डेबिट क्रेडिट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा पीपी को क्रेडिट करते ही यहां पर क्या हो जाएगा गड़बड़, यहां पर हमारी पीपी फेयर वैल्यू से हट जाएगी। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, क्या हमारा जो मेन मैटर है वो ये है क्या कि डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट होगा या नहीं होगा? डीकमीशनिंग लायबिलिटी तो डेबिट होगा ही होगा अगर कम हो रहा है, तो डीकमीशनिंग लायबिलिटी तो क्रेडिट होगा ही होगा अगर बढ़ रहा है। तो बात तो यह है करस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट कहां जाएगा वो हम समझ रहे हैं, समझ रहे हो आप बात को? चलिए सर, तो सर इसका मतलब डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट टू पीपी तो नहीं होगा, वो तो आपने हमें प्रूफ करके दिखाया। फिर मैंने कहा अब देखो करेक्ट एंट्री क्या पड़ेगी। मैंने आपको ऐसी जो है वो जल्दबाजी में बता दिया, एंट्री आप ये डालो डीकमीशनिंग लायबिलिटी डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व 10,000 10,000। मैंने कहा ये है करेक्ट एंट्री। आप माने नहीं मेरी बात, आपने कहा नहीं सर हम तो नहीं मानते इसे करेक्ट। जैसे आपने हमारी वाली एंट्री को गलत प्रूफ करके दिखाया, ऐसी आप अपनी वाली एंट्री को भी सही प्रूफ करके दिखाओ तो मानेंगे। फिर मैंने कहा आपसे आ जाओ भाई आ जाओ, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा इफ वी वर अर्लियर रिकॉग्नाइज दिस 10,000 प्रायर टू रिवॉल्यूशन, तो हमारा पीपी की वैल्यू कितनी होती, 90,000 ही होती। मैंने पहले ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था इनिशियल रिकॉग्निशन में, मैंने डीकमीशनिंग लायबिलिटी ज्यादा रिकॉर्ड कर ली थी पीपी में, इस वजह से 1 लाख रुपए की पीपी की वैल्यू आ रही थी। अगर मैं पहले ही करेक्ट रिकॉर्ड करता, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करता, क्योंकि अब पता लगा ना बाद में आके मुझे 10,000 रुपए कम है, 10,000 रुपए कम आएगी डीकमीशनिंग लायबिलिटी, तो इसका मतलब अगर मैं पहले इसका इफेक्ट ले चुका होता तो मेरी पीपी कितनी आती सर, 90,000 आती। फिर तो 10,000 पहले अगर कम कर दिया होता, ये एजम्पशन पे बातें चल रही हैं, तो 90,000 आती। कैसे सर, 1 लाख माइनस डीकमीशनिंग लायबिलिटी हम अगर पहले नहीं कंसिडर करते, उसको माइनस करके चलते तो 90,000 आता। और फेयर वैल्यू तो सर एनी हाउ 1,20,000 ही रहती। फेयर वैल्यू तो इंडिपेंडेंट वैल्यू ने निकाल कर दी है, ठीक है, 113 के हिसाब से निकाली है, ठीक है। तो ये तो 1,20,000 ही रहती, चाहे भले ही मैंने 10,000 ऐड किया होता, पहले नहीं किया होता, कुछ भी किया होता, उससे मतलब ही नहीं है। वो तो सर आज की डेट में 1,20,000 ही हमारी रहती। अच्छा सर, अगर ये ऐसा होता कि मैंने पहले डीकमीशनिंग लायबिलिटी करेक्ट रिकॉर्ड करी होती, मतलब कम रिकॉर्ड करी होती, जो कि आज मैं कम करने की बात कर रहा हूं, वो चीज पहले कर ली होती, तो हमारा रिवॉल्यूशन गेन सर कितना होता, 30,000 आता। फिर 1,20,000 तो ये अपनी जगह अटल है, और कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा होता, 90,000, तो सर हमारा 30,000 रुपए का रिवॉल्यूशन गेन आता। बात समझ में आती है सर? बिल्कुल। और लेकिन सर बट रिवॉल्यूशन रिजर्व करंटली कितना शो हो रहा है सर, 20,000 रुपए। रिवॉल्यूशन रिजर्व करंटली कितना शो हो रहा है, 20,000 रुपए। सर ये 20,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि भाई आपने 1,20,000 को कैरिंग अमाउंट 1 लाख से कंपेयर किया, इस वजह से 20,000 आया, क्योंकि 1 लाख आपका कैरिंग अमाउंट अभी कितना है, 1 लाख, फेयर वैल्यू तो 1,20,000 ही है, तो आपका अभी करंट में रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना आ रहा है सर, 20,000 आ रहा है सर हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व। इसका मतलब सर आना जो चाहिए उससे 10,000 कम आ रहा है, 10,000 शॉर्ट है रिवॉल्यूशन रिजर्व। बिल्कुल सर। सर फेयर वैल्यू तो आपकी पीपी की 1,20,000 ही है, ये तो सर प्रॉपर वैल्यूएशन से ड्राइव हुई है, जो कि आप चेंज कर नहीं सकते। अगर हमने 1,20,000 से पीपी की वैल्यू को चेंज कर दिया, घटा बढ़ा दिया, तो हमारी जो है फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आएगी, फेयर वैल्यू मॉडल हमारा फेल हो जाएगा, पीपी फेयर वैल्यू पर शो नहीं होगी। तो इसका मतलब सर 1,20,000 को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम कुछ भी, इसका मतलब पीपी को तो डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं कर सकते। तो सर हमें फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा भाई साहब व्हाट वी शुड डू नाउ, अब क्या करें भाई साहब, क्या करें? तो मैंने कहा भाई साहब पीपी जो है वो तो करेक्ट वैल्यू पे है, इसको तो बिल्कुल भी छूना मत, पीपी तो करेक्ट वैल्यू पे है। डीकमीशनिंग लायबिलिटी ओवर रिपोर्टेड बाय 10,000 है, तभी तो हम कह रहे हैं कि कम हो गई, इसका मतलब अभी ज्यादा दिख रही है। जब मैंने कहा कि भाई साहब मुझे बाद में पता लगा डीकमीशनिंग लायबिलिटी 10,000 से कम हो गई, तो इसका मतलब अभी जो दिख रही है वो ओवर रिपोर्टेड है 10,000 से, तो इसका मतलब डीकमीशनिंग लायबिलिटी आपकी क्या है, ओवर रिपोर्टेड बाय 10,000। और रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना दिख रहा है अभी, 20,000। आइडियली कितना दिखना चाहिए? अगर मुझे ये वाली बात जैसी पता लगी कि डीकमीशनिंग लायबिलिटी 10,000 से कम हो गई, तो मैंने अंदाजा लगाया अच्छा अगर ये पहले कर देता तो मेरा रिवॉल्यूशन रिजर्व 30,000 आता, आ कितना रहा है, 20,000 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर रिवॉल्यूशन रिजर्व अंडर रिपोर्टेड बाय 10,000 आ रहा है। बात समझ में आती है सर?
तो फाइनली हमें क्या करना चाहिए भाई, जो ओवर रिपोर्टेड है उसको घटा दो, जो अंडर रिपोर्टेड है उसे बढ़ा दोगे, जो ओवर रिपोर्टेड है उसे घटा दो, जो अंडर रिपोर्टेड है उसे घटा दो, बढ़ा दो। तो सो फाइनली वी शुड इंक्रीज, रिवॉल्यूशन रिजर्व को इंक्रीज कर दो, डीकमिशनिंग लायबिलिटी को डिक्रीज कर दोगे। तो फाइनली सर मैं क्या एंट्री पास कर दूंगा, डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्या थी, ओवर रिपोर्टेड, अंडर रिपोर्ट मतलब ओवर रिपोर्टेड थी, कम करनी है तो क्या कर देंगे, डेबिट, डीकमिशनिंग लायबिलिटी डेबिट टू 10,000 और रिवॉल्यूशन रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे 10,000। बात समझ में आती है, बीइंग प्रोविजन डिक्रीज्ड। आपको बात समझ में आई? पहले आपने कहा था कि सर ये वाली एंट्री सही प्रूव नहीं हो पा रही, सही प्रूव करके दिखाओ, तो ये वाली एंट्री देखो मैंने दोबारा से डीकमिशनिंग लायबिलिटी डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व ये दोबारा से पास करी विद प्रॉपर प्रूफ। ठीक है, यही एंट्री पास करी थी ऊपर, जब आपको यकीन नहीं आया था मेरी बात पे, फिर मैंने प्रूफ करके दिखाई और फिर दोबारा से पास करी। बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो अब यहां पर आपको लॉजिकली चीजें समझ में आ गई है। अच्छा सर ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकला आपने, इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकाला कि 10,000 से घट गई बढ़ गई? ये वैसे तो हमारा टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, यहां तो मुझे ये समझाना था उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब मैं आपको बता देता हूं ये कैसे निकलेगा। तो देखो हम यहां पर कहते हैं कि भाई सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज डीकमिशनिंग लायबिलिटी, जब आपको पता लगा घट गई या बढ़ गई, तो घटने और बढ़ने के बाद में कितनी रिवाइज डीकमिशनिंग लायबिलिटी कितनी है, कि फ्यूचर में कितने पैसे जाएंगे उसको पीवी करके आज की डेट तक लेके आओ, जिस दिन आपकी घटी या बढ़ी है उस दिन का लायबिलिटी की पीवी निकाल लो, माइनस कर दो कैरिंग अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी आज की डेट में दिख कितना रहा है बैलेंस शीट में और कितना दिखना चाहिए, दिखना कितना चाहिए, फ्यूचर में जो कॉस्ट आनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल लो, वो दिखनी चाहिए आपकी बैलेंस शीट में उतनी लायबिलिटी। फ्यूचर में जो आनी है कॉस्ट एक्चुअल में 17,000 आनी है, मान लो 20,000 आनी है, 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो आज की डेट में कितनी, मैंने कहा 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में 16,000, 16,000 आपकी लायबिलिटी दिखनी चाहिए, शुड बी दिख कितनी रही है सर, दिख रही है 13,000, करंट एस्टिमेट के हिसाब से जो पुराना एस्टिमेट था उसके हिसाब से दिख रही है 13,000, तो मैं क्या कहूंगा ये आपका दिखनी चाहिए 16,000, दिख रही है 13,000, तो इसका मतलब इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा आपका 3,000 से, और ये 13,000 दिख रही है मान लो और दिखनी चाहिए 10,000, तो मैं कहूंगा इसका मतलब ओवर वैल्यूड है, घटा दो, दिखनी चाहिए 16,000 दिख रही है 13,000 तो अंडर वैल्यूड है, बढ़ा दो। बस ये वाला अमाउंट निकालने के बाद जब आप ये इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट है ना, ये हमारे एग्जांपल में क्या था, हमारे एग्जांपल में ये था 10,000 कि जो अमाउंट घटा या बढ़ा। अब ये वाला अमाउंट निकालने के बाद में फिर क्या एंट्री पास होगी वो मैंने आपको बताई है, सारी कहानी जो है वो इस चीज पे है कि इस एंट्री का जब मैंने इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट निकाला वो कैसे, हम उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कहां डेबिट क्रेडिट करेंगे, वो चीज मैंने आपको बताई। चलिए सर एक बार ना इसको समराइज कर दीजिए तो बात समझ में आ जाएगा, थोड़ा हैवी सा हमें लग रहा है क्योंकि इतनी सारी चीजें आपने बता दी एक साथ। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। मैंने कहा अगर आपका डीकमिशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट घटेगा बढ़ेगा, तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट अगर घटेगा तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी डेबिट होगी, डीकमिशनिंग लायबिलिटी का अमाउंट अगर बढ़ेगा तो डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्रेडिट होगी। प्रॉब्लम की बात ये नहीं है, प्रॉब्लम की बात ये सर करस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट इफेक्ट कहां जाएगा, उसके लिए मैंने आपसे कहा या तो कंपनी ने कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रखा होगा या फिर कंपनी ने रिवॉल्यूशन मॉडल फॉलो कर रखा होगा। अगर कंपनी ने कर रखा है कॉस्ट मॉडल फॉलो, तो अगर डीकमिशनिंग लायबिलिटी बढ़ी है तो आप क्या एंट्री पास करोगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। और अगर आपने पास कर रखा है, आपने फॉलो कर रखा है, और अगर आपने डीकमिशनिंग लायबिलिटी घटी है तो आप क्या एंट्री कर दोगे, रिवर्स एंट्री पास कर दोगे, डीकमिशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पीपी। बात समझ में आती है। उसके बाद में हमने कहा कि सर कॉस्ट मॉडल नहीं, हमने तो फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रखा है, तो यहां पर क्रक्स ये था कि यहां पर इफेक्ट कहां देना है, डीकमिशनिंग लायबिलिटी का आपने इफेक्ट देना है रिवॉल्यूशन रिजर्व में, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। अगर वो खत्म हो जाए, डीकमिशनिंग लायबिलिटी ज्यादा हुई है, वो खत्म हो गया, तो उसके बाद पीएल में डाल दोगे। तो अगर मान लो डीकमिशनिंग लायबिलिटी बढ़ गई है तो एंट्री क्या पास करोगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीकमिशनिंग लायबिलिटी। ठीक है, और अगर रिवॉल्यूशन रिजर्व डेबिट करते करते खत्म ही हो जाए तो बचा हुआ अमाउंट पीएल में डाल देना। और अगर मान लो डीकमिशनिंग लायबिलिटी घट गई है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, डीकमिशनिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व टू प्रॉफिट लॉस। पहले प्रॉफिट लॉस में डालोगे अगर पास्ट में कोई डेबिट पड़ा था प्रॉफिट लॉस में रिवॉल्यूशन डाउनवर्ड के नाम पर, और बाकी बचा हुआ कहां डाल दोगे, रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल दोगे। ठीक है, ये था आपका क्रक्स जो मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया। इसके पूरी पीछे की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो मैंने सारी आपको यहां पर दे दी है। बात समझ में आती है। तो चलिए इसी टॉपिक के साथ में हमारा इंड एज 16 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद में हमारा ये इंड एज 16 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।